नमस्कार। बिहार लोक सेवा द्वारा आयोजित होने वाली प्रधान शिक्षक एवं हेडमास्टर परीक्षा के प्रैक्टिस सेट पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट 4 के अंतर्गत गांधी जी का शिक्षा पे विचार, गांधी जी का बेसिक शिक्षा, वर्धा शिक्षा, इससे जुड़े हुए तमाम प्रश्न उत्तर एवं उत्तर की व्याख्या पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव गांधी जी ने किस सम्मेलन में दिया? इसका आंसर होगा वर्धा सम्मेलन में गांधी जी ने बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव दिया था। वर्ष 1937 में गांधी जी ने वर्धा में हो रहे अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन, जिसे वर्धा शिक्षा सम्मेलन भी कहा गया था, उसमें अपनी बेसिक एवं बुनियादी शिक्षा की नई योजना प्रस्तुत की। अब यहीं से प्रश्न आ सकता है कि वर्धा सम्मेलन किस वर्ष हुई थी? अगला प्रश्न यहाँ से देखिए, तो 1937 में वर्धा सम्मेलन हुई थी। इस सम्मेलन का नाम क्या था? दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन। और यहीं पर जो प्रस्ताव रखा गया था वो कहलाया था बेसिक शिक्षा से संबंधित प्रस्ताव। उनमें अपनी बेसिक एवं बुनियादी शिक्षा की नई योजना प्रस्तुत की थी। तो यहाँ से उत्तर की व्याख्या में हम 2 प्रश्न और पाते हैं। कब हुई थी वर्धा सम्मेलन? वर्ष 1937 में। इसका क्या नाम था? अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन, जिसे कि वर्धा शिक्षा सम्मेलन भी कहा गया। और 1938 के हरिपुरा सम्मेलन में इसे स्वीकृति मिली। प्रस्तुत किया गया 1937 में, स्वीकृति मिली 1938 में। इस सम्मेलन में, तो हरिपुर सम्मेलन में इसकी स्वीकृति मिली। इसे बेसिक शिक्षा का वर्धा योजना भी कहा जाता है। फिर यहां से एक प्रश्न, इसे कौन सा नाम दिया गया या किस नाम से जाना जाता है? तो बेसिक शिक्षा का वर्धा योजना नाम दिया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस शिक्षक बहाली को लेकर के जो समान अध्ययन है उससे जुड़े हुए वीडियो आपको बीपीएससी विथ विक्रांत सर पर मिल जाएंगे, और प्रयास कर रहे हैं कि समान अध्ययन से जुड़े, जिसमें कि इतिहास, भूगोल, संविधान, साइंस और समसामयिकी है और बिहार से जुड़े हुए प्रश्नों, उनका वीडियो हम इस पे आगे लोड करते रहे। आप चाहे तो बीपीएससी विथ विक्रांत सर पर इस वीडियो को देख सकते हैं। हालांकि मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से संबंधित है, लेकिन क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंतर्गत जिस तरह के सिलेबस है, लगभग वही सिलेबस इनके समान अध्ययन टॉपिक से मिलते हैं। अगला प्रश्न, गांधी जी के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा होनी चाहिए? मातृभाषा। और आगे भी जितने शिक्षा आयोग हुए, उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को लेकर के मातृभाषा पर ही बल दिया, और त्रिभाषा सिद्धांत के अंतर्गत ही भी प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा पर बल देता है। 7 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालक बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मिले, और शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। इस बात का इसमें उल्लेख था। 7 से 14 याद रखिएगा कि जो सर्व शिक्षा का मौलिक अधिकार है, उसमें जिस वर्ष का उल्लेख किया गया वो 6 से 14 वर्ष के लिए है, लेकिन गांधी जी की बेसिक शिक्षा में 7 से 14 वर्ष तक को लिया गया। आगे देखिए, बेसिक शिक्षा का केंद्र बिंदु था, इसे आप 3 मान लीजिए और इसे आप 4 मान लीजिए। हस्तशिल्प, हालांकि इसमें गणित, विज्ञान, भाषा का भी उल्लेख किया गया था, लेकिन गांधी जी का मुख्य फोकस था कि बेसिक शिक्षा के माध्यम से छात्र हस्तशिल्प को सीखे, जिसके माध्यम से आने वाले समय में उन्हें रोजगार मिल सके। शिक्षा में स्थानीय उद्योग को माध्यम बनाए जाए, शिक्षा रोजगार परक हो। गांधी जी का आरंभ से ही मानना था कि भारत के संदर्भ में जो इस तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए वो हमेशा रोजगार परक होना चाहिए, और यहाँ रोजगार उन्होंने गांधी जी ने हस्तशिल्प से जोड़ा। और कैसा हस्तशिल्प? जो स्थानीय उद्योगों होते हैं उनको जोड़ने की गांधी जी ने बात कही थी।
तीन बातें हैं कि पहली कि यदि ऐसा पूछा जाता है गांधी जी क्यों बेसिक शिक्षा के अंतर्गत हस्तशिल्प पर ध्यान केंद्रित कर रहे, तो उनका मानना था कि हस्तशिल्प के माध्यम से ही शिक्षा के एक उद्देश्य रोजगार परक है उसे पूरा किया जा सकता है। और जिस तरह से गांधी जी का मानना था कि रोजगार परक शिक्षा ही भारत में युवाओं को सही रोजगार की दिशा में ले जा सकता। सभी विषयों की शिक्षा को उन्होंने उत्पादन उद्योग से जोड़ने की बात की, साथ ही स्थानीय माध्यम से देने की बात की। तभी चर्चा कर ही रहे थे कि माध्यम स्थानीय हो, मातृभाषा। शिक्षा से मेरा अभिप्राय उन सर्वश्रेष्ठ गुणों का प्रदर्शन है जो बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में विद्यमान है। यह कथन किसका है? तो गांधी जी का यह कथन है। अभी गांधी जी पे चर्चा कर रहे थे, गांधी जी के कथन को लिया है। साक्षरता और शिक्षा अलग है। गांधी जी का मानना था कि साक्षरता और शिक्षा अलग अलग है, इन्हें एक न माना जाए, क्योंकि बालक और मनुष्य शिक्षा के माध्यम से बालक मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में विद्यमान है और इसे विकसित किया जाना चाहिए। मतलब कि बौद्धिक, शारीरिक दोनों विकास पर शिक्षा बल देता है, न कि साक्षरता पर। इसीलिए साक्षरता और शिक्षा को अलग रखा जाए। अगला प्रश्न है कि शिक्षा का उद्देश्य बालक में मानवीय गुणों का विकास करना है, जिसका भी चर्चा कर रहे थे। बालक को ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे उनके हृदय, मन और आत्मा को संतुलित विकास हो सके। गांधी जी के अंतर्गत हृदय, मन और आत्मा ये तीन बातें हैं जिनके संतुलित विकास पर वो बल देते हैं शिक्षा के माध्यम से। इस बात का उल्लेख उन्होंने बेसिक शिक्षा के अंतर्गत भी किया। उसके बाद है कि महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत हैं। शिक्षा के द्वारा मानवीय गुणों का विकास होना चाहिए, अभी सही है। शिक्षा को शरीर में निर्देश तथा आत्मा के सामंजस्यपूर्ण विकास करना चाहिए, सही है। सभी प्रकार की शिक्षा लाभदायक हस्तकला से आरंभ होनी चाहिए, जिससे बालक अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। ये तीनों बातें सही हैं और इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। पहले प्रश्न बढ़ते हैं। गांधी जी द्वारा निर्धारित शिक्षा के 4 क्षेत्र थे। जन शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा, बात सही है। स्त्री शिक्षा की बात भी गांधी जी ने की थी। इसके साथ साथ धार्मिक शिक्षा पर भी गांधी जी बल देते थे, इसीलिए उपयुक्त सभी। धार्मिक शिक्षा और साथ में सांस्कृतिक शिक्षा पर भी गांधी जी का बल होता था। इसके 5 होते हैं: जन शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, स्त्री शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, सांस्कृतिक शिक्षा। इस तरह से उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन में शिक्षा के 3R संज्ञा दी गई। ये 3R क्या है? एक प्रश्न यहां से भी पूछा जा सकता है, 3R की अवधारणा किसने दी थी, या 3R का उल्लेख अपने शिक्षा दर्शन में किसने किया था? तो उसका हो जाएगा गांधी जी। अब 3R के अंतर्गत क्या क्या है? रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक। ये तीनों बातें सही हैं, इसीलिए उपयुक्त सभी बातें सही हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने अपने शिक्षा दर्शन में 3H, 2 बातें गांधी की दर्शन से है। एक 3R, दूसरा है 3H। दोनों बातों का संबंध गांधी जी के शिक्षा दर्शन से है। 3H के अंतर्गत उन्होंने रखा है हैंड, हार्ट, उसके बाद हार्ट, हैंड, हैंड, हेड, हार्ट। ये 3H के अंतर्गत गांधी जी ने उल्लेख किया। फिर यहां से प्रश्न को दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है कि 3H की अवधारणा या 3H का उल्लेख अपने शिक्षा सिद्धांत या शिक्षा दर्शन के अंतर्गत किसने किया? तो गांधी जी ने किया। गांधी जी के अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक के शरीर, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास कर सके। यदि 3H के अंतर्गत
इन बातों का उल्लेख न करके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक का प्रयोग किया। इसका भी आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन निम्नलिखित 5 सिद्धांतों पर आधारित है। सत्य और अहिंसा सही है, अपरिग्रह सही है, निर्भीकता सही है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सही। व्याख्या में आइए तो महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन निम्नलिखित 5 सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें सत्य शामिल है, अहिंसा शामिल है, अपरिग्रह शामिल है, निर्भीकता शामिल है, सत्याग्रह शामिल है। ये 5 बातें इनमें शामिल है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है मानसिक एवं बौद्धिक विकास। आधुनिक शिक्षा की अवधारणा में इस बात को स्वीकार किया गया है कि बच्चों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास ही शिक्षा का उद्देश्य है। इसके साथ साथ व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास दोनों बातें हैं। व्यक्तिगत विकास से ही सामाजिक विकास को गति मिलती है, गांधी जी ऐसा मानते थे। और सामाजिक विकास के अंतर्गत गांधी जी की अपनी विस्तृत व्याख्या है, जो इसमें कि सद्भावना पे बल देते हैं, सभी के समान विकास पे वो बल देते हैं। उसके बाद समाज के आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता पे बल देते हैं और उन्हीं को वो सामाजिक विकास मानते हैं। इसके साथ साथ देखें तो व्यावसायिक विकास, गांधी जी की शिक्षा का एक केंद्र में ये था कि निश्चित तौर पे शिक्षित व्यक्ति के पास हस्तशिल्प का ज्ञान होना चाहिए ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। और इस आधार पे देखें तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। मानसिक एवं बौद्धिक विकास, आध्यात्मिक विकास, व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास, व्यवसायिक विकास, और इसके साथ साथ इसमें 2 और तत्व शामिल थे, नैतिक एवं चारित्रिक विकास। इनको भी जान लीजिए। तो गांधी जी के सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षा का उद्देश्य बताते हुए उन्होंने कहा है कि इन बातों को मानसिक, बौद्धिक विकास, आध्यात्मिक विकास, व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास, व्यवसायिक विकास, नैतिक एवं चारित्रिक विकास। के बाद गांधी जी आध्यात्मिक विकास और सांस्कृतिक विकास की भी बातें करते हैं। गांधी जी के अनुसार धार्मिक शिक्षा की जो है वो अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। बच्चों को धर्म की शिक्षा भी दिया जाना चाहिए, इसी से बच्चे में सांस्कृतिक विकास हो जाए। गांधी जी ये भी कहते हैं कि यदि बच्चे अपने पिछले पीढ़ी की उपलब्धियों को भूल जाए तो इस तरह से वो सभ्यता ही विनाश कर जाती है। और इसी संदर्भ में उन्होंने सांस्कृतिक विकास को समझाने का प्रयास किया है, क्यों बच्चों में सांस्कृतिक विकास पर बल दिया जा सकता है। गांधी जी मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मानते हैं वैभव की प्राप्ति। स्वाभाविक है, गांधी जी को वैभव प्राप्ति का कोई संबंध नहीं रहा। भौतिक सुख की प्राप्ति, गांधी जी ने कभी भौतिक सुख को प्राप्त करने की बात नहीं कही। पूर्ण शारीरिक विकास, गांधी जी शारीरिक और मानसिक विकास की बात करते हैं, लेकिन वो अंतिम उद्देश्य नहीं है। के बाद मुक्ति, आत्ममुक्ति, आत्मबोध। गांधी जी का मानना है कि जब व्यक्ति को आत्मबोध हो जाता है फिर वो अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है। और इसी हिसाब से क्योंकि आत्मबोध होने से उन्हें मुक्ति मिल जाती है और यही अंतिम उद्देश्य। अगला प्रश्न, गांधी जी के अनुसार अहिंसा और सत्याग्रह को मूर्त रूप प्रदान करते हैं ज्ञान, कर्म, भक्ति। ये तीनों बातें अहिंसा और सत्याग्रह को मूल रूप प्रदान करते हैं। गांधी जी के अनुसार बेसिक शिक्षा में शामिल है। अगला प्रश्न है, क्या क्या शामिल है? शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थियों द्वारा निर्मित सामग्री का उपयोग, उसको क्रय कर विद्यालय में उसका व्यय करना चाहिए। इस माध्यम से विद्यालय की आय भी बढ़ेगी और दूसरी तरफ हस्तशिल्प का ज्ञान भी छात्रों को होगा। अगला है कि संपूर्ण शिक्षा हस्तकला और उद्योग पर आधारित होना चाहिए और उपयुक्त में से सभी। तीनों बातें सही हैं। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए, उसके बाद विद्यार्थियों द्वारा निर्मित सामग्री का उपयोग, उसको क्रय कर विद्यालय में उसका व्यय करना चाहिए, और अगला है कि संपूर्ण शिक्षा हस्तकला और उद्योग पर आधारित होना चाहिए। तीनों बातें सही। अगला प्रश्न, गांधी जी के अनुसार शिक्षकों में निम्नलिखित गुण होने चाहिए: समाज का आदर्श हो, ज्ञान का पुण्य हो, सत्य आचरण करने वाला हो, उपयुक्त में से सब। सही बात है कि आधुनिक शिक्षा में भी शिक्षकों को समाज का आदर्श माना गया। इसके साथ साथ ये भी माना गया शिक्षक में उन्हें
पाठ्य पुस्तक की जानकारी होनी चाहिए, उसमें अध्ययन और अध्यापन की प्रवृत्ति होनी चाहिए और उनका आचरण नैतिकता के आधार पर सर्वोपरि हो। ये गांधी जी बहुत पहले कर चुके हैं। आज भी आधुनिक शिक्षा में इस बात को स्वीकार किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इस व्यवहार को केवल व्यवसाय के रूप में स्वीकार करने वाला व्यक्ति, मतलब शिक्षा को केवल व्यवसाय के रूप में स्वीकार करने वाला व्यक्ति कभी आदर्श शिक्षक नहीं हो सकता है। एवं आदर्श शिक्षक वही है जो इस व्यवसाय को सेवा के रूप में कार्य प्रदान करे। यहाँ से एक प्रश्न, आदर्श शिक्षक किसे मान सकते हैं? जो सेवा के रूप में कार्य प्रदान करे। यहाँ पर उन्होंने शिक्षकों के गुणों के बारे में चर्चा की है, जिसमें जिसे समाज के आदर्श हो, ज्ञान का पुण्य हो, आचरण सत आचरण करने वाला हो। और यहाँ पर गांधी जी बताते हैं कि सेवा के रूप में शिक्षण को अपनाए, वह बच्चों के पिता, मित्र, सहयोगी और पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करें। यहाँ से भी एक प्रश्न बन सकता है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षक किस रूप में कार्य करें? पिता, मित्र, सहयोगी और पद प्रदर्शक। और चॉइस में यदि रहते हैं पिता, मित्र, सहयोगी, उपयुक्त सही, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं कि गांधी जी के अनुसार बालक के निम्न विकास पर ध्यान देना चाहिए: शरीर एवं मन, आत्मा, आत्मनिर्भर बनाना, उपयुक्त सभी। गांधी जी शारीरिक और मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास, उसके बाद आर्थिक आत्मनिर्भरता जिस हस्तशिल्प के माध्यम से, और आत्मा का विकास, ये सभी बातों के समर्थक हैं। बिल्कुल सही। गांधी जी बालक में शरीर, मन, आत्मा के विकास पर बल और आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। गांधी जी निम्नलिखित प्रकार के शिक्षा के समर्थक थे: सहशिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, उपयुक्त सभी। गांधी जी सहशिक्षा के भी समर्थक थे। महिला पुरुष सहशिक्षा का उन्होंने समर्थन किया। वो देख चुके थे कि स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका पुरुषों से कम नहीं है। उसके बाद व्यावसायिक शिक्षा उसके शिक्षा के केंद्र में था, जो कि हस्तशिल्प, आत्मनिर्भरता, हस्तशिल्प के गुणों का विकास, ये सभी बातें गांधी जी के शिक्षा सिद्धांत के केंद्र में था। और गांधी जी थे धार्मिक एवं सांस्कृतिक शिक्षा के समर्थक थे। उपयुक्त सभी। गांधी जी ने शिक्षा, स्त्री शिक्षा, सहशिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा का समर्थन किया। यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा को भी देख लीजिए, राष्ट्रीय शिक्षा के भी समर्थक थे, यानी धार्मिक और राष्ट्रीय दोनों शिक्षा के गांधी जी समर्थक थे। यदि इसकी क्रम देखें तो सबसे पहले उनका मानना था कि व्यावसायिक शिक्षा पर उनका सबसे अधिक बल था, उसके बाद धार्मिक शिक्षा पर बहुत बल थे, उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा पर उनका बल रहा। इस प्रकार गांधी जी ने हर उस क्षेत्र को अपने शिक्षा के केंद्र में लाने का प्रयास किया, जिससे एक समृद्ध समाज का विकास हो सके, जिससे समाज में रोजगार की कमी न रहे। गांधी जी के अनुसार शिक्षण का कौन सा विधि सबसे अच्छा है? गांधी जी शिक्षण विधि पे भी चर्चा करते हैं: अनुकरण विधि, मौखिक विधि, क्रिया विधि और श्रवण मनन विधि। गांधी जी इनमें से इस शिक्षा को सबसे अच्छा मानते थे। आंसर हो जाएगा 4। और इसकी व्याख्या देखिए तो गांधी जी के अनुसार सर्वप्रथम बालक श्रवण करता है अर्थात सुनता है, फिर उसमें मनन करता है अर्थात उसमें चिंतन करता है, उसके बाद उसके बारे में सोचता है और फिर निधि ध्यान करता है अर्थात फिर क्रिया करता है। यह विधि सर्वोत्तम है शरीर, मन और मस्तिष्क के विकास के लिए। मतलब शिक्षण की ऐसी विधि जो शरीर, मन, मस्तिष्क के विकास में सहयोग हो, वही सर्वोत्तम विधि हो सकती है। और वो विधि थी क्रिया, मनन, निधि ध्यान विधि। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी के अनुसार अनुशासन का विकास द्वारा किया जा सकता है। डैश के द्वारा किया जा सकता है: दंड विधि के माध्यम से, प्रभात्मक विधि के माध्यम से, पुरस्कार विधि के माध्यम से, अनुकरण विधि के माध्यम से। और इसका आंसर हो जाएगा
प्रभातात्मक विधि के माध्यम से गांधी जी अनुशासन, यानी छात्रों में अनुशासन विकास को मानते हैं कि वो किया जा सकता है। गांधी जी दंडात्मक विधि के बहुत खिलाफ थे। उनका मानना था इस विधि से छात्रों में अनुशासन विकसित नहीं हो सकता। अनुशासन छात्रों को आंतरिक प्रवृत्ति मानते हैं और उनका मानना है कि प्रभावनात्मक विधि से छात्रों में उस तरह की आंतरिक शक्ति का विकास होता है जिससे वे अनुशासन पर कायम रहते हैं। बेसिक शिक्षा का उद्देश्य बालकों को निम्नलिखित गुणों को विकसित करना है। नागरिकता का आदर्श, यानी कि एक आदर्श नागरिक का विकास हो। सर्वोदय समाज की स्थापना, मतलब एक नागरिकों में आदर्श नागरिक के गुण होने चाहिए जिससे कि एक सर्वोदय समाज की स्थापना हो सके। ये बेसिक शिक्षा इस बात की बात करता है। आर्थिक निर्भरता केंद्र बिंदु है बेसिक शिक्षा का। सांस्कृतिक दृष्टिकोण, अभी हम चर्चा कर रहे थे कि बौद्धिक विकास के अंतर्गत धार्मिक एवं सांस्कृतिक विकास पर गांधी जी बहुत अधिक बल देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नागरिकता का आदर्श, सर्वोत्तम समाज, आर्थिक आत्मनिर्भरता, सांस्कृतिक विकास और इसके माध्यम से सर्वांगीण विकास बेसिक शिक्षा के केंद्र में था। फिर से एक बार दोहरा देते हैं कि हालांकि ये चैनल बीपीएससी विद विक्रम आंसर प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित है, लेकिन इनके जो समसामयिकी हिस्सा है जिसके अंतर्गत इतिहास, भूगोल, साइंस, समसामयिकी आती है, ठीक उसी तरह का सिलेबस हेडमास्टर या प्रधान शिक्षक में भी दिया गया है। अब कुछ महात्मा गांधी से जुड़े हुए प्रश्न को लेते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 1869 ईस्वी में। उसके बाद महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ? पोरबंदर में। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। आगे वर्ष 1917 में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी? अहमदाबाद में। तिथि भी याद रखिएगा, किस वर्ष साबरमती आश्रम की स्थापना हुई? वर्ष 1917 में। उसके बाद निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना गांधी जी ने किया था? हिंद स्वराज और माय एक्सपीरियंस विथ ट्रुथ। ये किताब मूल रूप से गुजराती में लिखी गई है, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद महादेव देसाई ने माय एक्सपीरियंस विथ ट्रुथ के माध्यम से किया था। महादेव देसाई गांधी जी के सचिव थे। निम्नलिखित में से किस पत्र का संपादक गांधी जी ने किया? यंग इंडिया और हरिजन दोनों के संपादक गांधी जी रह चुके हैं। इसका आंसर हो जाएगा 3, 1 और 2। महात्मा गांधी को किसने महात्मा कहकर के संबोधित किया? महात्मा गांधी को महात्मा कहकर के पहली बार किसने संबोधित किया था? आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा कहकर संबोधित किया। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो गांधी जी केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने और वर्ष था वो 1924। गांधी जी केवल एक बार बेलगांव, कर्नाटक में, ये भी पूछा जाता है बेलगांव कहाँ कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और यहाँ पे महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता, वहां पे था महात्मा किसने संबोधित किया। अब दूसरा प्रश्न है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह के किसने संबोधित किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया। इसके बाद गांधी जी ने छात्रों के संदर्भ में भी अपने विचार रखे हैं, और वो विचार हैं कि विद्यार्थी शिक्षा प्रक्रिया का केंद्र होता है। ठीक है, छात्र केंद्रित शिक्षा भी यही कहती है कि जिसके केंद्र में छात्र होता है। विद्यार्थी को अनुशासित रहना चाहिए एवं अनुशासन एवं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो ये थे महात्मा गांधी
कि शिक्षा व्यवस्था, वर्धा सम्मेलन, बेसिक शिक्षा, महात्मा गांधी से जुड़े प्रश्नों पर चर्चा। हमें लगता है कि जिस तरह से हम प्रश्न और उत्तर की व्याख्या करते हैं, इससे आने वाली परीक्षा में आपको काफी सहायता मिलेगी और ये चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे।